आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंजरुल पारी। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर, ये एक ऐसा इदारा जो इमरजेंसी के वक्त, यानी जब देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि जैसे बाढ़ की स्थिति हो या फिर भूस्खलन की वजह से इस तरह की स्थितियां हमारे यहाँ पैदा होती रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर एक ऐसा इदारा है जिसके वॉलंटियर्स, जिसके कार्यकर्ता आगे आते हैं और लोगों की मदद करते हैं, हर तरह का उनको सहयोग दे करके उनकी जिंदगी को बचाने की कोशिश करते हैं। तो एक अहम इदारा है, हालांकि ये प्राइवेटली काम को अंजाम दे रहा है। आज हम इसके कामकाज को, इसके मिशन को और इसका आखिर विजन क्या है, उन तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ बड़े खास मेहमान मकबूल अहमद मोहम्मद हनीफ अनारवाला साहब मौजूद हैं, जो कि इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं। उनका विजन क्या है, उन्हीं तमाम चीजों को उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इमरजेंसी जैसे हालात के वक्त क्या कुछ ऐसे बुनियादी इक़दाम हो सकते हैं, कदम हो सकते हैं जिन्हें उठाया जाना जरूरी होता है लोगों को बचाए जाने के लिए। तो मकबूल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क में। थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ी खुशी हुई, आपका मैं हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर प्राप्त कराया कि हमारे नाजरीन, हमारे देखने वालों के साथ मैं ये सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर की जो मकसद हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनके काम का तरीका है और वो क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में मैं वजाहत से बता सकूं, इसलिए आपका मैं दिल से आभारी हूं। ये सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर जो है एक गैर राजनीतिक है, गैर सांप्रदायिक और गैर लाभकारी। उसका कोई फाइनेंशियल उद्देश्य नहीं है, ना ही ये किसी एक धर्म की मदद के लिए है, बल्कि किसी भी धर्म के मानने वाले या किसी भी विचार धारणा वाले किसी भी लोगों को जो परेशानी में फंसे हों, जो कुदरती आपत्ति या मानव सर्जित आपत्ति में वो हो, मुलविस हो और उनकी मदद करनी हो, तो हम 24 घंटे उनकी सेवा में हाजिर हैं। हम ये मानव सेवा का उच्चतम उद्देश्य लेकर उठे हैं और उसका जो मेन जो मकसद है वो ये है कि सोसाइटी हर समय हर प्रकार की मानव कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करेगी, उन्हें प्रोत्साहित करेगी, उन्हें सुविधाएं प्रदान करेगी और इस विचार के साथ बढ़ावा देने का इरादा रखती है कि उन परेशानियों को रोका जाए, आपत्तियों को रोका जाए और खत्म किया जाए जिनसे मानवता जूझ रही है, ताकि विश्व शांति को बरकरार रखा जा सके। ये हमारा मुख्य हेतु है। इसको स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक कुशल आपदा प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने का इरादा है। जैसे मतलब बेस्ट और आइडियल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम खड़ी करने का हमारा मुख्य आशय है, इरादा है। और इसके लिए हमको सरकार के साथ तालमेल करना है, जैसे एनडीआरएफ है और सरकार की दूसरी जो है आपत्ति प्रबंधन की सुविधाएं हैं, उसको साथ में लेकर के जो बाढ़ पीड़ित लोग हों, यहाँ जहाँ फ्लड आया हो, जहाँ पर अर्थक्वेक हुआ हो या लैंडस्लाइड हुई हो, भूस्खलन हुआ हो या एवलांच हुआ हो या आग लगी हो या इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो या केमिकल डिजास्टर हो या किसी भी तरह का डिजास्टर हो या मैन मेड कोई तकलीफ हो, जैसे रायट्स हो, जैसे कोई गलती से आकस्मिक तौर पे किसी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो जाए या रोड में सब बड़ा हो जाए या रेलवे एक्सीडेंट हो जाए, ये सब जो गलतियां मानवता की मानवीय गलतियों की वजह से या जानबूझ के की गई हो, तो भी उनकी मदद करना, जो असरग्रस्त हैं वो उसको मदद करना हमारा प्रथम कर्तव्य रहेगा और हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप रिटायर्ड आईपीएस हैं, जाहिर है कि सरकारी एक अहम ओहदे पर रहे हैं। अब चूंकि ये एक सरकारी पोस्ट होती है और फिर आप जो है नॉन सरकारी पोस्ट पर आए हैं, कितना आपको डिफरेंस या किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्या कुछ इसको लेकर क्या आप सोचते हैं?
आप हमें सुन पा रहे हैं? हैसियत से मैं जब था, जी जी, जी जी पुलिस ऑफिसर की हैसियत से जी जब मैं अपने कर्तव्य अंजाम दे रहा था, तो उस वक्त तो हमारा प्रथम कर्तव्य माने ये माना ही जाता था कि सबसे पहले पुलिस पहुंचेगी। ओ, तो वही बात कॉमन यहाँ भी है कि सबसे पहले हम हमारे जवान यानी एसबीएफ के जवान पहुंचेंगे। दूसरी बात कॉमन ये है कि दोनों का उद्देश्य कुछ मिलता जुलता है, मतलब मानवता की मदद करने में, और जब डिजास्टर हो तो सबसे पहले पहुंचकर हेल्प करने में हमारा जो है उद्देश्य है वो सेम है। लेकिन जो विडंबनाएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो अलग अलग होती है। सरकारी जो उसमें है महकमे में ऐसा होता है कि हमें सीनियर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, कभी कभी उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, और कभी एज ए इंडिपेंडेंट ऑफिसर आप बहुत सारे काम अपने खुद से उठा सकते हैं, कर सकते हैं, लीडरशिप ले सकते हैं, और कानून के मुताबिक अगर आपके इकदाम होंगे तो सरकार भी उसकी कदर करेगी। तो ये आसानी रहती थी वहां पर। यहाँ पर जो है हमें हमारे जराए और वसाइल के बारे में सोचना पड़ता है, और जितने ही ज्यादा वसाइल और जराए होंगे उतनी ज्यादा काम में आसानी होगी, लेकिन वो भी हमें फेच करना पड़ता है, हमें ही फराहम करना पड़ेगा। जबकि अच्छा सरकार में क्या है, दूसरे डिपार्टमेंट है वो हमारी हेल्प में रहते हैं। यस, तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि जो इक्विपमेंट्स है डिजास्टर को पहुंचने के लिए, उससे फाइट करने के लिए और उसका सामना करने के लिए, और लोगों को बचाने के लिए जो रेस्क्यू का सामान है वो मुहैया करने के तरीके में भी फर्क है। तीसरी बात ये है कि लीडरशिप जो है हमें लोकल लेवल पे डेवलप करना है, भी हो तो भी वो नज़्बो जब्त में होते हैं, और उनके कानून को या अपने लिमिटेशंस को मानकर और मांग कर चलना है। कभी कभी तो जरूरी नहीं होता कि आप ऊपर से मंजूरी लें, जबकि जान बचाना है तो आप कोई भी एक्शन उस वक्त आपको जो सही लगा कर सकते हैं। जो इकदाम उठाने जरूरी लगते हैं, आपको ये लिबर्टी है कि आप वो इकदाम उठाएं और लोगों को बचाने की कोशिश करें। तो ये चीज है। तीसरी बात जो है कि बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, उनके पास पैसा है, जबकि यहाँ फाइनेंस जो है बहुत लिमिटेड है, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ता है, जो हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। उसके अलावा यानी जैसे हमको डिजास्टर मैनेजमेंट में अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए बहुत महंगे हैं। जैसे सेंसर है, जो सेंसर अंदर हम जब क्रैश्ड बिल्डिंग हो और डेब्रिस में से हम उसको अंदर दाखिल करते हैं सेंसर को, तो पता चले कि अंदर किसी कमरे में किसी जगह पर कोई आदमी जिंदा है कि नहीं, तो उसके सांस चलने की आवाज भी वो सेंसर एडॉप्ट कर लेता है और बाहर मॉनिटर पर हमको दिखाता है, ताकि हम पूरी बिल्डिंग छोड़ के बस उसी जगह पर खुदाई करें, उसी जगह का मलबा हटाएं और आदमी को बचाएं। तो लोगों को बचाने के लिए बहुत अच्छा ये इक्विपमेंट है। उसके अलावा स्प्रेडर है, वो तकरीबन 5 लाख के आसपास आता है और नीदरलैंड बनाता है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है। उसी तरह जो है ब्रेकर आता है, जो बड़े से बड़े कॉलम को या बीम को तोड़ना हो तो ब्रेकर जो है अंदर हम इलेक्ट्रिक पावर से या मैनुअल पावर से उसको अंदर दाखिल करके मशीन से तोड़ सकते हैं। तो ये जो इक्विपमेंट जितने भी लेटेस्ट और मॉडर्न है वो हम उधर बसा सकते थे। यहाँ भी हमारा प्लान है कि ये अच्छे से अच्छे मशीनरी जो है और इक्विपमेंट से बसाए जाए ताकि हम लोगों की जान बचा सके। अच्छा, एक उसी तरह एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत को अगर हम देखें, भारत को अगर हम समझना चाहें तो चूंकि हर साल तकरीबन यहाँ पर सैलाब आता है, खास तौर से बरसात के मौसम में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर भूस्खलन की घटनाएं आम चीज है। तो इस तरह की चीजें जो है बिल्कुल से आम है। ऐसी जो इमरजेंसी की स्थिति पैदा होती है तो आप अपने वॉलंटियर्स को वो क्या चीजें हैं कि जो फर्स्ट स्टेप पे करना उनके लिए जरूरी होता है, क्या कुछ उन्हें आप जो है निर्देश देंगे? वॉलंटियर्स की जो ट्रेनिंग हमें बार बार हम करते हैं और उसमें एक्सपर्ट्स का भी यूज करते हैं। एक्सपर्ट्स को हम एज ए फैकल्टी बुलाते हैं
और एक्सपर्ट जो है प्रैक्टिकली भी समझाते हैं, थियरिकली भी समझाते हैं। और जो लोग जहाँ है, जैसे हम उत्तराखंड में, झारखंड में हमारे जो जवान है, तो उनके लिए एक अलग मसला है, वो लैंडस्लाइड का और एवलेंच वगैरह का होता है। इसी तरह कश्मीर का एरिया है, उधर भी एवलेंच और लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम आता है, जबकि दूसरे पहाड़ी इलाकों में भी यही मसला आता है। जो दरिया किनारे के इलाके हैं वहां पर साइक्लोन और सुनामी का खतरा रहता है। और हिंदुस्तान का तकरीबन 6,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो दरिया का किनारा है और दरिया से फेस करता है, समुद्र से। गुजरात का ही मैं एग्जांपल दूं तो गुजरात में बहुत बड़ा किनारा, यानी 1,600 किलोमीटर का किनारा जो है दरिया किनारा है। और वहां के लोगों का मसला ये है कि जब भी छोटा मोटा तूफान आता है, साइक्लोन आता है या सुनामी आती है, तो सबसे पहले यही लोग पर असर पड़ता है। तो उन लोगों को, हमने वॉलंटियर्स को ये ट्रेनिंग दी है कि सबसे पहले जो इलाके में आपकी रहाइश है, आप रहते हैं, उसकी तकलीफों को और परमानेंट प्रॉब्लम्स को आप समझिए। बहुत से इलाके नीचे एरिया में है और समुद्र से उसका एरिया नीचे है, जमीन जो है उसकी, तो सी लेवल से बिलो सी लेवल है, तो वहां पर फ्लड के प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं, यानी थोड़ा सा भी बारिश गिर जाए तो फ्लड आ जाता है। बिल्कुल। दूसरे जहां पर डैम के बाजू में जो गांव, जी हाँ, बिहार में वगैरह में है, जी जी जी, बहुत सही बात है। बहुत से प्रॉब्लम ऐसे हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जैसे राजस्थान है, वहां पर तो सूखा होता है, वहां कभी बाढ़ नहीं आती। लेकिन अभी इस बार ऐसा हुआ क्योंकि डैम ओवरफ्लो हो गया 3.5 फीट तक, उसके वजह से बहुत सारे गांव सैलाब की चपेट में आ गए। हालांकि ये मैन मेड आफत है, मतलब बारिश ज्यादा नहीं हुई, लेकिन वो कैशमेंट एरिया में पानी भर गया तो उसको छोड़ना पड़ा, या नहीं छोड़ा तो पानी ओवरफ्लो होकर गांव में घुस गया। और तकरीबन 1,000 से 11 गांव जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के इफेक्टेड हुए। तो वहां भी हमारी टीम पहुंच गई। राजस्थान की टीम जो है उनको भी हमने आदेश दिए कि मध्य प्रदेश में आप हेल्प करो, तो शिवपुरी में अभी काम चालू है। इसी तरह अभी कल की ही बात है कि उत्तराखंड में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ और 13 लोग तो वहीं मर गए, मतलब दब के, और रास्ता आना जाने का बंद हो गया और बहुत से लोग बेघर हो गए होंगे, जाहिर है। तो वहां के लोकल जो वॉलंटियर्स है, उनसे हमारी हमेशा ये हिदायत रहती है कि अपने लोकल मसलों को समझें और कौन कौन सी चीज आपकी मदद कर सकती है, कौन कौन सी बॉडी आपकी मदद कर सकती है, उनके साथ तालमेल रखें। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जी, एक चीज ये समझना चाहेंगे कि जैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जिसका आपने जिक्र किया, हालांकि आप जो है उसे उत्तराखंड बोल गए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं हिमाचल प्रदेश, हाँ जी, माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में जो घटना हुई, कई घंटों तक जो है बस को निकाला नहीं जा सका और ये कहा जाता रहा कि बड़े पैमाने पर वहां मौतें हुई। उन मौतों को या वो जो कैजुअलिटीज हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता था, चूंकि ये एक इस तरह की घटना है जिसे उस पर काबू पाया जा सकता था। दो चीजें हैं, एक तो ये है कि हमारे एक्सपर्ट जो है हमेशा चौकन्ना रहे, यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो डेवलप की होती है। जो जो इलाके हैं वहां पर EWS जो है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो वो वहां पर कैसे काम करती थी पता नहीं है। कभी कभार अनएक्सपेक्टेड भी लोड आ जाता है और जमीन अपना जगह छोड़ती है, और ज्यादातर तो हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहां की जो बॉडी है, उन्होंने शायद उनसे कुछ कमी रह गई हो या उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ा स्खलन हुआ हो, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात ये है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस है वो कितनी है, यानी प्रिपेयर्डनेस ये है कि आपके पास बहुत बड़े और जरूरी जो है JCB होने चाहिए, लैंड क्रेन्स होनी चाहिए जो जल्दी से वो बड़े पत्थर को हटा सकें, उसको हटा के किसी ट्रक में डाल के उधर से मूव कर सकें। उसके अलावा JCB के काम से आपका रास्ता जल्दी से हल हो और मिट्टी और धूल और पत्थर वगैरह हटाया जा सके। तो उसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उसको तैयार रखना चाहिए उन पॉइंट्स पे जिसको आपने हमेशा के लिए स्पॉट आउट किया है। जो स्पॉटेड पॉइंट्स हैं, स्पॉटेड जगह है, उसके लिए कहाँ कहाँ पर क्या करना, उसकी एक्सपर्ट की टीम जो है उसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जो है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो भी काम करती है। मुझे लगता है कि जितना काम करती है, कभी ये पैमाना इतना बड़ा हो जाता है कि हमारी कोशिशें कम पड़ जाती है, तो हमको उधर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
अब आप देखिए कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है और नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर ये पॉइंट प्रॉब्लम कॉमन है। तो लोकल लेवल पे हम उसको डेवलप करें। हम वहां जाएंगे तो वहां की बॉडी से भी डिस्कस करेंगे, वहां नोडल ऑफिसर वगैरह हैं, उनसे भी बात करेंगे कि हम कैसे इसको ज्यादा वॉलंटियर्स और एनजीओ और सरकार मिलकर ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम ऐसी एक सिस्टम खड़ी करें, ताकि या तो पहले से हमको पता चले और लोगों को हटा दें, या फिर जैसे रास्ता हम बंद कर दें कि भाई ये खतरा है, हमने फौरन रास्ता बंद कर दिया, डाइवर्जन दे दिया। दूसरी बात ये है कि बहुत अर्ली यानी 100 किलोमीटर से पहले से हम रास्ता बंद करते जाएं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम को भी हमको स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि वहां पर जिस जगह पर जी, लेकिन भारत जैसे देश में जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस नहीं है, इतना डेवलप नहीं है, ऐसी स्थिति में चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सर। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सरकार की जो कोशिशें चाहे कितनी भी हो, कम ही पड़ती है। इसीलिए हम एनजीओ की ज्यादा जरूरत है और इसीलिए वॉलंटियर्स की भी ज्यादा जरूरत है। मैं आम पब्लिक से और लोगों से और जो उत्साही नौजवान है जो कुछ करना चाहते हैं, उनको भी मैं खास ताकीद करता हूं और गुजारिश करता हूं कि आप लोग ऐसे काम में जुड़ें एज ए वॉलंटियर। और अपनी अगर कोई टेक्नीशियन है, कोई खास काम के माहिर है, कोई अच्छे स्विमर है, तो उनको जरूर मैं ताकीद करूंगा कि आप जरूर वॉलंटियर्स का ये जो है आखिरत की फलाह और देश की सेवा दोनों चीजें साथ में चलती है, तो उसको उसमें जुड़े और देश की मदद में और लोगों की मदद में आए। क्योंकि कुरान में जिक्र है कि सबसे बड़ा जो काम है, कुरान ने बताया, इंसान की जान बचाना। तो सूरह माइदा में जिक्र फरमाया है कि जिसने एक आदमी की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने एक आदमी का नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो हमारी जिम्मे ये बात आ सकती है कि हम किसी एक की जान बचा लें, हमारे लिए आखिरत में नजात का जरिया बन जाए। और सब एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वॉलंटियर्स बनकर हमको हासिल क्या होता है, हम क्या हासिल करते हैं। तो ये तो नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, इसमें कोई फाइनेंस की का आर्थिक लाभ होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें आदमी स्वेच्छा से देश की और लोगों की और अल्लाह की सेवा करने के लिए और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जुड़ता है। तो उसमें सबसे बड़ा इनाम जो है वो उसके मन की खुशी है, उसके दिल की खुशी है। और ये खुशी ऐसी है कि जिसको ना तो आप पैसों में तोल सकते हैं, ना दूसरी भौतिक चीजों में तोल सकते हैं। इतनी बड़ी खुशी हासिल होती है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था पहले भी कि 2006 में हम जब सूरत में बाढ़ आई थी और तापी नदी ने सूरत में तबाही मचा दी थी, तो हम सोसाइटी में बोट लेके घुसे थे और बोट सोसाइटी के गेट के ऊपर से हमारी गुजरी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पानी सोसाइटी में भर गया होगा, अडाजन एरिया में। और वहां के लोग 2-2, 3-3 दिन से खाना व फूड पैकेट्स पे जीते थे, उतर भी निकल भी नहीं सकते थे। तो हमने एक अच्छे पैसे वाले लोग थे, पूरी सोसाइटी पैसे वाली थी, लेकिन खाने और दाने पानी की मोहताज थी। तो हमने क्योंकि लाइट भी नहीं था, गैस नहीं चलता था, खाना पका नहीं सकते थे और कम्युनिकेशन भी ठप हो चुका था। तो गैलरी में खड़े माँ और बेटे थे, तो बेटा चिल्ला रहा था पानी, माँ चिल्ला रही थी फूड पैकेट। तो हमने फूड पैकेट भी डाला, लेकिन जब पानी का यानी 25 पैसा या 50 पैसे का पानी का एक पाउच होता है, सबसे कम कीमत की चीज, और वो पाउच हमने जब डाला और बच्चे के हाथ में आया, वो कितनी देर तक नाचता रहा है, कूदा नाचता रहा है, उसको जिंदगी की तमाम खुशियां जैसे मिल गई है पानी के एक पाउच में। आप यकीन मानिएगा, हमको ऐसी खुशी हुई कि हमने कहा कि यार हमारी तो जॉब वसूल हो गई, हमने जो काम किया है ये वसूल है। ये जो खुशी मुझे मिल रही है उसको देख के कि यार कितना खुश, एक पानी, सबसे कम कीमत की चीज पानी का एक पाउच, और इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। उसकी माँ को फूड पैकेट से जो खुशी मिल रही है, हालांकि उनके लिए उनकी कोई कीमत कदर नहीं है आम दिनों में, लेकिन आज तो ये वॉलंटियर्स को जो खुशियां हासिल होती है वो बेहिसाब है, उसको तोला नहीं जा सकता। मैं वॉलंटियर्स को हमेशा ये कहकर उनका उत्साह बढ़ाता हूं कि आप यकीन कर लीजिए कि 2 दिन से भूखे किसी नौजवान को जब खाना मिल जाए, या किसी बच्चे को पानी मिल जाए, या किसी बूढ़े को
तो खांस रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, पेन पूरी बॉडी में हो रहा है, और उस वक्त आप दवाई देते हैं, और वो दवाई खाने के बाद उसको जो रिलीफ मिलती है और उसके चेहरे पे जो खुशी मिलती है, देखने मिलती है, वो खुशी देखकर ही अपना मन पूर हो जाएगा कि नहीं, इतने दूर आके हमने ये सेवा में खड़े रहे, अल्लाह ने बेहतर बदल दिया है। तो वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग जो है वो भी हमारा एक मजबूत पहलू है। और ये जो खामी आपने जो कही कि जो गैप रह जाती है सरकार की कोशिशों में और जो जरूरत है, दोनों में जो गैप होती है, उस गैप को पूर्ण करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल साहब, आपने हमसे तफसील के साथ, विस्तार के साथ बातचीत की और ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से आपका जो सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर को लेकर के क्या कुछ आपका विजन है, किस तरह से इस पूरे मिशन को अंजाम दिया जाना है। जाहिर है कि इंसानियत की तरक्की में, इंसानियत को बचाने में जितनी खुशी एक इंसान को मिल सकती है, उसका अंदाजा कर पाना शायद जो है मुमकिन नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। चूंकि समय की मजबूरी है, लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज जो है पहुंचाया जा सके। इसके साथ साथ हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि चूंकि इस तरह के जो मीडिया हाउसेस होते हैं उनको आपके सहयोग की जरूरत होती है। वो किसी बड़ी जो है ये कहा जा सकता है कि बड़ी कंपनी द्वारा रन नहीं किए जा रहे होते हैं, सरकार का उन्हें सपोर्ट नहीं होता है, वो टोटली आपके ऊपर निर्भर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके सहयोग की उन चैनल्स को जरूरत होती है। आप अपना सहयोग ऐसे चैनल्स को जो आपकी आवाज बन रहे हो, आपकी आवाज उठा रहे हो, उनको जरूर कीजिए। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। आदाब।